एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंक। आज हम जेईई मेन की गेस्ट पेपर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। गेस्ट पेपर 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने 4 गेस्ट पेपर पहले डिस्कस कर लिया। अब गेस्ट पेपर 5 डिस्कस करते हैं, और जो कि जेईई 2025 अप्रैल में आपके मोस्ट प्रोबेबली इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप बाई अप्लाइंग 0.5 वोल्ट when the radiation of 250 नैनोमीटर इज यूज। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, हमें वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बताना है, और हमें एनर्जी वेवलेंथ की एनर्जी दे दिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया V0 की वैल्यू। अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिक क्या होता है? ये होता है सिंपल। अगर मैं देखूँ थोड़ा फॉर्मूला ये होगा कि हमारा यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगी, h की लाइट आएगी, यहाँ हमारा वर्क फंक्शन लेगी और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो h इज इक्वल टू होता है h नॉट, जिसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, W0 से दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू वी, अब V0 क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रख लेंगे h। अब ये निकालेंगे कैसे? लैम्डा दिया हुआ है, तो अगर हमारा लैम्डा नैनोमीटर में होता है तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और इससे जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो लैम्डा इन नैनोमीटर हमें पता है, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर कितना है? 250 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो h जो एनर्जी है 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये E और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.5, तो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हमें W, अगर मैं इसको निकाल लूँ यहाँ से, तो 4.96 इज इक्वल टू W0 प्लस 0.5, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो W0 क्या आ जाएगा? 4.96 माइनस का 0.5 इज इक्वल टू 4.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा? 4.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4.46 को नियरली वर्क फंक्शन को हम 4.5 बोलते थे, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 5s2 5p कॉरेस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दिया है एलिमेंट का, वो बोल रहा है कि उसका बताओ ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैसे होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें कन्फिगरेशन क्या दे दिया है? 5s2 5p4 कन्फिगरेशन दे दिया है। कोई एलिमेंट ही मान लेते हैं उसका। अब ये जो बताता है, जो आगे लिखा रहता है वो ये पीरियड को बताता है, तो इसमें ये कंफर्म पता चला कि पीरियड इसका 5 होगा। अब ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप कैसे निकालना होता है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है, पी में है, तो जो पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, फॉर पी ब्लॉक हमें ग्रुप नंबर निकालने का एक फॉर्मूला या बेसिक रूल होता है। तो ग्रुप नंबर इसमें कैसे निकालते हैं? इसमें निकालते हैं ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी सब सेल। ठीक है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन पी सब सेल का मतलब क्या हो जाएगा? पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तो 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। तो ये ग्रुप 16 है और पीरियड 5 है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप 16 एंड पीरियड 5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पीरियड यही होता है, NS2 NP4 इस तरह से करता था, और एन ही पीरियड बताता, तो पीरियड 5 निकल गया। और ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनपी सब सेल होगा। वैसे भी जनरल अगर ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन फैमिली का ये है, ग्रुप 16 है, इसी के नीचे होगा ये। अब इसमें इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन क्या होता है? 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ NH2 NP4 टाइप का है, और ये भी ग्रुप 16 का होता है, तो वैसे भी हम कर सकते थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, K1 K2 एंड K3 और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए K1 K2 K3 दिया है। बोला इन चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं K1 लिखूँगा तो K1 हो जाएगा NO का प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का और उसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट। दूसरा अगर हम K2 की बात करें तो K2 हो जाएगा N2 इंटू O2 का स्क्वायर अपॉन NO2 का स्क्वायर, इसको हम सेकंड बोल देंगे। और K3 हमारा क्या हो जाएगा? N2 की पावर 1/2
O2 की पावर 1 अपॉन NO2, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। K1 K2 K3 आ गया, ठीक है। अब हमें इन सब में अगर मैं K1 और K2 का देखूँ तो ये एक तरह से रेसिप्रोकल है। तो K1 इजिकल टू क्या है, 1 अपॉन K2 है। और K2 और K3 में रिलेशन देखूँ तो अगर मैं K3 का स्क्वायर कर दूंगा तो K2 हो जाएगा। तो K2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K3 का स्क्वायर। तो यहाँ मैं K1 इजिकल टू 1 अपॉन K2, तो 1 अपॉन K2 की जगह 1 अपॉन K3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ये देखो तो ऑप्शन यहाँ से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द pH ऑफ ए 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिड HQ3, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट K ऑफ द एसिड इज। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको समझा पाऊँ तो क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, जैसे HQ कोई एसिड है, वो टूटेगा। अगर K की वैल्यू पूछा है तो इसका मतलब है कि वीक एसिड का कॉन्सेप्ट है, H++A- ऐसे हो जाएगा। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 और एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा। तो K इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, C अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। ये हो जाएगा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा C कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा, C से C स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो K की वैल्यू क्या आ गई, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू काफ़ी कम हो गई, लेस देन 1 हो गई, तो दिस सिम्बलाइज K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले। अब मुझे यही निकालना है, K इजिकल टू C अल्फ़ा स्क्वायर निकालना है, और बाकी देख लेना है कि आ रहा है अल्फ़ा कितना आ रहा है, उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। यदि अल्फ़ा हमारा 1% या उससे बराबर है परसेंटेज अल्फ़ा, तो हम ये मान सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम अल्फ़ा निकालना का हमारा अभी पहला है कि अल्फ़ा निकाल लें। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है C की जगह क्या दे दिया है, C की जगह 0.1 दिया है, ठीक है। तो ये 0.1, ये हमारे पास 0.1 अल्फ़ा ऐसे आ जाएगा। हम इसी तरह से हम सोचेंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कुल मिला के कर सकते हैं C अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या आएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C, ये भी बोल सकते हैं। H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं देखूँ, अच्छा, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू C अल्फ़ा, ये मैंने ये यूज किया है। और अल्फ़ा इजिकल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा, ये pH दिया हुआ है, pH इजिकल टू 3 है। तो pH क्या होता है, माइनस लॉग बेस्ड इन H+ का कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू 3। तो यहाँ से आ जाएगा H+ का कॉन्सेंट्रेशन इजिकल टू 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 अल्फ़ा मतलब आ जाएगा 1% के बराबर। तो ये हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं K के लिए। C की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 10 की पावर -5। सॉल्व करने पे K आ जाएगा 10 की पावर -5। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 × 10 की पावर -5। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का सवाल है, और डी ब्लॉक में भी इसका यूज होता रहता है। बोला 20 ml ऑफ 0.02 मोलर Cr227, मतलब ये K2Cr227 सोल्यूशन यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+ सोल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम, मोलरिटी ऑफ Fe2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल सा, लेकिन उसके लिए हमें रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ रिएक्शन क्या होता है कि Cr2O7 - 2 Fe2+ होगा, तो इसका रिडक्शन हो जाता था एसिडिक मीडियम में, H+ का एसिडिक मीडियम में, ये +6 से +3 में चला जाएगा, और Fe2+2 से +3 में चला जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 क्रोमियम है। तो अगर मैं देखूँ तो अगर एन फैक्टर की बात करूँ तो क्रोमियम के लिए जो एन फैक्टर होगा जो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल चार्ज 12, यहाँ 6, और इसके लिए आयरन के लिए हमारा एन फैक्टर 1 हो जाएगा, Fe के लिए हमारा एन फैक्टर 1 हो जाएगा। बस दोनों के एन फैक्टर अगर पता चल गए तो क्वेश्चन सॉल्व। इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 को इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ से हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मतलब N1V1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मोलरिटी ऑफ K2Cr2O7 इंटू एन फैक्टर ऑफ K2Cr2O7, एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम।
यहाँ मोलरिटी ऑफ Fe2+ वही निकालना है, ठीक है। मोलरिटी ऑफ Fe2+ मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इसके लिए क्या दे दिया है, मोलरिटी दिया हुआ है 0.02, इसका एन फैक्टर 6 है, वॉल्यूम इसका 20 ml है। इसकी मोलरिटी निकालनी है, एन फैक्टर इसका कितना है 1 है, और वॉल्यूम कितना है इसका 10 ml है। इसी को सॉल्व कर लो तो 20 अगर 120 मल्टीप्लाई बाय 0.02 अगर मैं करूँगा तो आ जाएगा 2.4 समथिंग आएगा ना। 2.4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ Fe2+, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 24 इंटू 10 की पावर -2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 24। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए था और उसके बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या करा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, कंसीडर द प्लॉट ऑफ द ln वर्सेज 1/t गिवन इन द फिगर। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 400 केल्विन इज 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स, देन द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक प्लॉट दे दिया गया है और रेट कांस्टेंट फॉर, अगर मुझे रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1 की वैल्यू K1 10 की पावर -500 डिग्री 10 की पावर -5 पर सेकंड दे दिया है, और टेम्परेचर इसके लिए दे दिया है 400 केल्विन, और K2 हमें निकालना है रेट कांस्टेंट, और टेम्परेचर उसके लिए 500 केल्विन पे हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। उसके लिए मैं ग्राफ दे दिया है। तो अगर ग्राफ को मैं एनालाइज करूँ तो ग्राफ, अगर मैं ये इस तरह का ग्राफ जो बन रहा है ln K वर्सेज 1/t, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये ग्राफ इस तरह से होता है, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT का ग्राफ है, ठीक है। स्लोप क्या होगा, स्लोप इसके लिए होगा -EA/R, और -EA/R की वैल्यू 4606 दे दी हुई है माइनस का, तो माइनस से माइनस, तो EA/R की वैल्यू दी हुई है 4606। अगर आप आर्हेनियस इक्वेशन फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर का अगर आपको रिलेशन याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। वो रिलेशन हुआ क्या करता था, वो रिलेशन ये होता था ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/ मतलब लॉग के टर्म में अगर मैं ले लूँ थोड़ा और इजी हो जाए, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 - 1/T2, ठीक। तो log K2/K1 मतलब K2/K1 की वैल्यू 10 की पावर -5, EA/2.303, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है हो जाएगी हमारी, अच्छा ये पूरी वैल्यू दे दी हुई, EA/R की वैल्यू 4606 दी हुई, थोड़ा सा इसको देख लेना। EA/R की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं ये वाली वैल्यू 4606, तो 4606/2.303 इंटू 1/T1, 1/T1 का मतलब 1/T1 मतलब टेम्परेचर T1 400 माइनस 1/500। अब मुझे 500 K2 चाहिए यहाँ से, तो log K2/10 की पावर -5, इसको सॉल्व करेंगे 4606, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 2.303, ये करेंगे 2000 टाइम चला जाएगा, ये 4 5 जा 25, ठीक है, और 5 1 जा 5 चला जाएगा, ये 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, और ये 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा log बेस 10 K2/10 की पावर -5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर ये पावर में चला जाएगा तो K2/10 की पावर -5 इज इक्वल टू 10 की पावर 1, तो यहाँ से K2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 दैट इज 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है द ग्रुप हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हमें बताना है कौन सा ग्रुप ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ BF3 में बताया कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, NF3 हमारा पिरामिडल होगा, कार्बोनेट भी हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ठीक है, नाइट्रेट भी हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है, SO3 भी हमारा क्या होगा, लेकिन अमोनिया हमारा क्या होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और NCl3 भी हमारा क्या होगा पिरामिडल ही होगा, BCl3 हमारा होगा प्लेनर। तो अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल है,
और ये हमारा पिरामिडल है और ये हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो जिस ऑप्शन में NH3, NF3 और NCl3 है वो तो क्रॉस हो जाएगा। NF3 यहाँ आ गया क्रॉस, NH3 यहाँ आ गया क्रॉस, NCl3 यहाँ आ गया क्रॉस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। कार्बोनेट भी है यहाँ ट्रायंगुलर प्लेनर, नाइट्रेट भी है ट्रायंगुलर प्लेनर और हमारा SO3 भी है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा कर रहा है द प्रोसेस विथ निगेटिव एंट्रोपी चेंजेस। क्वेश्चन क्या कर रहा है द प्रोसेस विथ निगेटिव एंट्रोपी चेंज। तो इसके लिए अगर हमें देखना होगा निगेटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या। अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी बोलूँ तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट में बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीसीज़ होंगे तो एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी इट इज़ द ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस। ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस ये कॉन्सेप्ट होता है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा गैस की एंट्रोपी होती है, फिर लिक्विड और लास्ट में हमारा सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा राइट साइड में अगर गैसियस या लिक्विड के मोल्स बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड के तो हो जाएगा एंट्रोपी पॉजिटिव, कम हो जाएगा तो एंट्रोपी निगेटिव। जैसे कैल्शियम सल्फेट है सॉलिड, इससे हमें बताना है डिसोसिएशन करके CO और SO3। तो सॉलिड से गैस हो रहा है तो उधर ओवरऑल प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है, यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ना। तो चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। एंट्रोपी इंक्रीजेस तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस है तो उसका सब्लिमेशन करेंगे तो अगर H2O सॉलिड में है, अगर H2O गैस में बदलेगा तो इसकी भी एंट्रोपी बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ी तो जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। सी है डिजोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। और आयोडीन और वाटर का अगर मैं रिएक्शन देखूं, ठीक है, तो ये बनता है HOI H++I-। तो यहाँ भी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन ही हमारा डेल्टा एस निगेटिव होगा। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया फ्रॉम N2 और H2, तो N2 + 3H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो यहाँ टोटल मोल 4 है और यहाँ 2 है, तो ओवरऑल गैसियस मोल क्या हो गए कम हो गए। कम हो गए का मतलब एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी घट गई का मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि एक रिएक्शन दिया हो, ये रिएक्शन 1 Fe2O3 टू से 4Fe + 3O2 बन रहा है। इसके लिए डेल्टा जी दे दिया है, इसके लिए भी डेल्टा जी दे दिया है और इस रिएक्शन के लिए निकालना है। अगर ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये तो Fe2O3 यहाँ भी आ रहा है, 4Fe यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ 6CO आ रहा है और यहाँ 2 है। तो मतलब इस रिएक्शन में मुझे 3 से गुणा कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। इसमें मैं 3 से गुणा करके दोनों को ऐड कर दूँ तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो बस सिंपल सा क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 3 एंड देन ऐड विथ रिएक्शन फर्स्ट। तो हमारा डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए आ जाएगा फ्री एनर्जी चेंज। तो बस करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, पहले तुम इसको 2Fe2O3 4Fe + 3O2 यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6CO + 3O2 टू फॉर्म, ये ना होगा 6CO2, ये 3O2 से 3O2 चला जाएगा इस साइड से, आ जाएगा 2Fe2O3 + 6CO टू फॉर्म 4Fe + 6CO2। ये हमारा डिजायर्ड रिएक्शन आ गया। अब इसके लिए हमने इसके लिए तो डेल्टा जी दिया हुआ था क्या 1487। अब इसके लिए डेल्टा जी हमने जो किया तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा, -514 × 3 14.4 × 3। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जब ऐड करेंगे आ जाएगा 1487। इसके लिए जो डेल्टा जी आ जाएगा 14 माइनस का 1543.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा -56.2 किलोजूल पर मोल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वस सोल्यूशन एज ए लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉन्सेंट्रेशन सबके लिए कॉमन दे दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो बोलते थे नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है और फ्रीजिंग पॉइंट घटती है। ठीक है,
हमें बताना है सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा किस में, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होगा उसकी लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगी। तो ऑप्शन देख लो, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा उसकी लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अगर इसमें अब बारी बारी से नंबर ऑफ आयन्स निकाल लो तो ये तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये इंडेक्स से जोड़ देते हैं, 2 + 3 = 5 होगा, ये 1 होगा क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये 2 होगा और ये हमारा 3 होगा। तो 5 1 2 3। अगर इसमें बात करो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसकी वैल्यू होगी, तो ऑप्शन हमारा बी इसकी क्या होगी, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगी, क्योंकि आयंस कम फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं, हमें सबसे ज़्यादा अच्छा इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट इसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आयंस कम से फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आयंस ज़्यादा जिसमें होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर ए नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं ए हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम। हमें बताना है फ्रीजिंग पॉइंट कम किस में होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल करा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। इसमें अब मैं बस सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये सॉल्व करना है तो सिंपल सा हमें स्ट्रक्चर इसका याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ H2SO3 की, तो H2SO3 हमारा ये होगा, तो हम बारी बारी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2SO3 हमारा इस तरह से होगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, और H2SO7 का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ भी एक, यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 2, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हमारे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन हम अगर मैं इसमें देखूँ तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, H2SO4, H2SO3, H2SO4 और H2S2O7 में सबसे ज़्यादा H2S2O7, H2SO4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल अगर मैं बात करूँ, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट ईच। तो सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर निकालेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा। तो वेनेडियम 2+ की अगर मैं बात करूँ, क्रोमियम 2+ की बात करूँ, Mn2+ की बात करूँ और Fe2+ की बात करूँ, तो वेनेडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D3 कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d3 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्रोमियम 2+ का 4s1 3d5 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो D4 हो जाएगा। Mn2+ का D5 हो जाएगा और Fe2+ का D6 हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ 1 2 3, N की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पर 1 2 3 4, N की वैल्यू 4 आ जाएगी D5 में, 1 2 3 4 5, N की वैल्यू 5 आ जाएगी, और D6 में 1 2 3 4 5 और यहाँ भी N की वैल्यू 4 है। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर Mn2+ का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये दिया है, तो ये हमारा गलत है। और हमें बताना भी है कौन सा इनमें से नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें, ये हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आयनिक साइज का ऑर्डर ये होता है, सबसे Mn2+, फिर आयरन 2+, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी इन एक्वस सोल्यूशन की बात करूँ तो स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा घटता है, और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज सबसे ज़्यादा शो करता है। तो ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट रिप्रेजेंट बता रहा है। इनमें से कौन इनकरेक्ट है वो बताना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। तो इसके लिए हमें पता ही है कि सिस्प्लाटिन यूज होता है, और सिस्प्लाटिन का फार्मूला क्या होता है, PtCl2NH3 2, PtCl2NH3 2। ये हमारा क्या होता है, सिस्प्लैटिन। क्या होता है, सिस्प्लैटिन। प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है PtCl2NH3 का ट्वाइस। ये हमारा सिस्प्लैटिन होता है। ये क्या करता है, ट्यूमर की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ये हमारा सिस्प्लाटिन का काम होता है, PtCl2NH3 का ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर।
इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी। मतलब कहने का मतलब इन चारों के सामने इलेक्ट्रोफाइल को फेंक दिया गया है। इन चारों के सामने क्या इलेक्ट्रोफाइल को फेंक दिया गया है। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल किस पर मतलब इन चारों कंपाउंड में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रीच होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे फास्ट अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रीच सबसे ज़्यादा ये होगा। प्लस एच लगा रहा है, ये प्लस एच लगा रहा है, ये नो इफेक्ट लगा रहा है, ये माइनस आई इसका ज़्यादा पावरफुल होगा, इसका माइनस एम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच हमारा है प्लस एच वाला, मतलब ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद हमारे पास नो इफेक्ट वाला ए, सी वाला, फिर डी वाला, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज़्यादा। अब ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्ट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्ट सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर सी और डी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होगा बी, फिर ए, फिर सी और डी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्यों, ये प्लस ऐसे स्टे कर रहा है, यहाँ नो इफेक्ट है, यहाँ सी में माइनस आई है और इसमें माइनस एम है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल भी फास्ट ये करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, प्रोपीन दे दिया हुआ है, B2H6H2O2 NaOH दिया हुआ है। तो ये हमारा रिएक्शन है, बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इस पर H2O2 NaOH पहले तो डाला गया है B2H6 और H2O2 NaOH। तो ये एंटी मार्कोनी कफ एडिशन से हमारा प्रोपेन 1 ऑल बन जाता है, CH3 CH2 CH2OH। फिर PCC दे दिया गया, तो PCC क्या करता है, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 CHO। और फिर हमारे पास क्या दे दिया गया है, हमें CH3 MgBr दे दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया है। तो CH3 MgBr में जो CH3 माइनस है वही जाकर इस पर अटैक करेगा और अल्कोहल बना देगा, H+ पड़ा ही होगा सोल्यूशन में। ये बन जाएगा CH3 CH2 COH, H तो रहेगा और CH3 जुड़ गया है। तो ये ऑप्शन जहाँ मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा, CH3 CH2 CHOH CH3। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर हमारा क्या होगा, फिर ऑक्सीडेशन, सिंपल ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। फिर ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर हुआ है PCC से ऑक्सीडेशन, और फिर हुआ है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल सिस्टम। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, द स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास एक तो बेंजीन रिंग दिया हुआ है, एक CH3 CH2 CH2 Cl है और AlCl3 है। तो अब यहाँ क्या होता है, एल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो एक Cl जो जाएगा इसको अटैक कर देगा, इस पर अटैक करेगा। ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2। तो ये हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब इस कार्बोकेटायन का बोला कि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होगा, तो इसमें जो स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ये 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करके आएगा, 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे। तो ये कार्बोकेटायन यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा, 1 डिग्री से ये हाइड्रोजन यहाँ एक शिफ्ट हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा, तो ऑप्शन सी हमारा ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 अल्फा H होगा और यहाँ पर 2 अल्फा H होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद यही जाकर ये कार्बोकेटायन इस बेंजीन रिंग पर अटैक होगा और फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं बोला है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कौन स्टेबल होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा ये क्यूमीन का सवाल है, क्यूमीन का ओजोन से रिएक्शन करेंगे। तो CH3 और इसका तो ये बन जाता था ये CH3 और यहाँ O 2 हाइड्रोजनों पे जुड़ जाता था ना, ये मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजनों के बीच में 2 ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता था। फिर इसी को H+H2O दे देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा
CH3COCH3, ठीक है। ये तो हमारा एक तो ये फिनॉल बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3COCH3, ठीक। तो फिनॉल और CH3COCH3 से अगर मैं देखूँ तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें ये ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये ए और बी ये बन जाएगा। तो ये क्यूमीन का ऑक्सीडेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें फिनॉल बनता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, करेक्ट मैच बताना है जिससे हमारा बेंजाइल्डिहाइड बन जाए, प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल्डिहाइड। तो हमें पता है बेंजोल क्लोराइड है, H2PdBSO4 दे देंगे तो हमारा बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा H2PdBSO4, रोजनमंड रिडक्शन, यहाँ हमारा बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारा बेंजोल क्लोराइड थर्ड का क्यू हो जाएगा, थर्ड का क्यू एक ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर फर्स्ट की बात करें तो बेंजीन का COHCl AlCl3 ये गाटरमान कोच रिएक्शन GSR है, गाटरमान कोच रिएक्शन, फर्स्ट का R और सेकंड का क्या हो जाएगा P, बेंजोनाइट्राइल क्विनोलिन HCl और SnCl2 दे देंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। तो ऑप्शन सेकंड का P हो जाएगा, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है CCH5NO2 SnHCl के साथ रिएक्शन कराना है, तो CCH5NO2 SN, तो ये बन जाएगा CCH5NO2 अगर SnHCl दे देंगे तो ये बन जाएगा CCH5NH2 और इसी का रिएक्शन करा दे रहे हैं, ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा और फिर इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं CCH5N2 + Cl-, तो पैरा पोजीशन में जाकर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा NCERT में रिएक्शन लिखा भी होगा N डबल बॉन्ड N CCH5 और NH2, इसको बोलते हैं पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और जो कि येलो कलर का होता है, येलो डाई, पैरा अमीनो एजो बेंजीन येलो डाई होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, येलो कलर का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्या करा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज हमारा मिलता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और ये हमारा ये होगा डी कन्फिग्रेशन, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये प्लस वाला नहीं है माइनस, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज और उसमें भी डी प्लस और बीटा डी माइनस, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, एज्यूम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर हाइड्रोजन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस पिकोमीटर में हमें क्या निकालना है। तो सिंपल से अगर मैं सॉल्व करूँ तो अगर हमें पता है रेडियस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर/z होता है, और किसी और भी एटम निकालने के लिए जैसे रेडियस ऑफ हीलियम प्लस निकालना है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई n² कर देती थी, ठीक है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन हमें दे दिया है 0.6, एन थर्ड बोर ऑर्बिट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 हो जाएगा, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 9/4 यहाँ से आ जाएगा 2.7 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पिको आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ हीलियम प्लस इज 2.7 × 100, और जो आंसर आएगा वो पिकोमीटर में आएगा तो आ जाएगा 270 पिकोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 270 इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लाइट का रेजिस्टिविटी दे दिया, मोलर कंडक्टिविटी दे दिया है हमें, इट्स मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा रेजिस्टिविटी, अच्छा बोला रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका ऑर्डर डैश × 10⁴ है, तो ये डैश की वैल्यू निकालनी है ना, नियरेस्ट इंटीजर। तो हमें पता है लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एम का फॉर्मूला होता है K × 1000/c, कंडक्टिविटी क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी × 1000/c, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे दिया है 5 × 10⁻³ ओम, सेंटीमीटर में ही रखेंगे तभी हमारा आएगा आंसर, × 1000, कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है 0.8। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 10⁻³ है, अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो 10⁶ डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.8, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 25 × 10⁴, वही हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यही आएगा यूनिट, ठीक है, जो लैम्डा एम की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें बताना है 25, तो ये जो हमारा डैश होगा वो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो सॉल्व करना था और आंसर ले आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू MO3 द नंबर ऑफ स्पीसीज आयन फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल। अगर मैं Cn- की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14,
NO+ की बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 14, O2 की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2+ में 15 और O22+ में 14, O22+ में क्या हो जाएगा 14। ओके, अब जिसका 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक पढ़ा भी था रूल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकाला क्या था, 14 का 3 होता है और 13 का हमारा 2.5 और 15 का हमारा होता है 2.5 और 16 का हमारा होता है 2, उसी तरह 12 का हो जाएगा 2। तो 14 का इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2, इसका 2.5। तो कितने स्पीसीज़ का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाएगा, वो हमारे 3 स्पीसीज़ Cn- NO+ और O22+, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं एक चीज़ ये कंफर्म कर दे रहा हूँ कि जब भी ट्रांस सिस्टम आए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। अगर POS बोलते हैं, POS जहाँ पाया जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ पाई जाएगी, वो मॉलिक्यूल हमारा एक आयरल हो जाएगा, और एक आयरल हो जाएगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव होने के कारण वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव एक आयरल, और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, बाकी देख लेना है। ट्रांस दो हमारे सिस्टम में, तो ये तो ऑप्टिकल नहीं शो करेगा, ये दोनों नहीं शो करेंगे। अब इन चारों में हमें बात करना है, तो अगर बाइडेंटेंट लिगेंड नज़र आए, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, तो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो बाइडेंटेंट लिगेंड में क्या होगा, अगर बाइडेंटेंट लिगेंड है मोस्ट प्रोबेबली अगर 2 बाइडेंटेंट या 3 बाइडेंटेंट लिगेंड होते हैं, सबका अगर कॉम्प्लेक्स देखो तो ऑक्टाहेड्रल है ना। बाइडेंटेंट ये है 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 3 6, ये भी सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 2 बाइडेंटेंट या 3 बाइडेंटेंट लिगेंड हो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण मॉलिक्यूल हमारा कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इन चारों में हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, शीश वाले जितने भी हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारे हमारे क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या करा है, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटेनोलाइड। द मास ऑफ एसिटेनोलाइड प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड इज डैश इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। तो अगर मैं सिंपल से अगर इस रिएक्शन को लिखूँ, तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, एनिलीन है, CCH5NH2, उसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से, CH3CO OCO CH3। ये क्या होगा, ये रिएक्शन ऐसे होगा, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा बन जाएगा NHCO CH3, और ये CH3CO माइनस यहाँ से निकलेगा और यहाँ से H+ पकड़ेगा, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। हमें कितना दिया था, 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन था, और रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटोन ये बन रहा है, और 100% हो रहा है, मतलब इल्ड 100% है। ठीक है, तो ये बताना है कितना हमारा ये एसिटेनोलाइड बन रहा है। दिस इज एनिलीन और दिस इज एसिटेनोलाइड जो भी। अब हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 93, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आ जाएगा 135। तो जितना अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी एनिलीन के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स एसिटेनोलाइड के भी होंगे। तो इसका 9.3 मॉलिक्यूलर वेट 93, इसका मास निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 135, ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ से आ जाएगा 135/10। मास हमारा क्या आ जाएगा 13.5 ग्राम ऑफ एसिटेनोलाइड विल बी प्रोड्यूस्ड। जब 13.5 ग्राम एसिटेनोलाइड प्रोड्यूस होगा इंटू 10⁻⁻, ये ग्राम में, तो इसको मैं 135 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम लिख सकता हूँ। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 135। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, तो इसी बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।